हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। गाइस, आपने पिछली वीडियो में देखा कुछ मुख्य आंदोलन। आज फिर हम इस वीडियो में जो कुछ शेष आंदोलन बचे हैं उन सभी आंदोलन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में जो भी टॉपिक यहाँ पर आएंगे उन सभी को हम यहाँ पर कवर कराने की कोशिश करेंगे। जैसे देवबंद आंदोलन गाइस यहाँ पर हो गया, अहमदिया आंदोलन हो गया और भारत में समाचार पत्रों का इतिहास, महत्वपूर्ण तथ्य। आप इन सबको एक दृष्टि में देख सकते हैं गाइस, ठीक है। और यहाँ पर गवर्नर एवं जनरल और वायसराय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उन सभी को यहाँ पर हम बारीकी से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़, इस वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है गाइज़। देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज इस वीडियो में मुस्लिम सुधार आंदोलन से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर और उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कराने की कोशिश करेंगे। गाइज़, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां पाश्चात्य संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने बताया कि कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है जो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने या पश्चिमी शिक्षा से संपर्क में आने से रोके। सर सैयद अहमद खां, इनका जन्म गाइज 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 1839 ईस्वी में आगरा कमिश्नरी ने नायब मुंशी के पद पर नियुक्त इनको किया गया गाइज, ये नियुक्त हुए, ठीक है। 1841 ईस्वी में मुंसीफ की परीक्षा पास की। मुंसीफ के रूप में मैनपुरी में इनको नियुक्त किया गया। 1857 के विद्रोह के समय में बिजनौर में सदर अमीन के पद पर इनको नियुक्त किया गया, जो कि गाइज यूपी में पड़ता है। 1864 ईस्वी में गाजीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। बाद में इसका कार्यालय अलीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया। साइंटिफिक सोसाइटी का कार्य अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करना था। 1875 ईस्वी में इन्होंने अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो 1878 में कॉलेज एवं 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। गाइज, अगर आपसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्राचीन या पुराना नाम पूछे तो आप उसको यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो पुराना नाम था गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि गाइज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया भी है, तो आपको इस वजह से भी आपको अच्छे से इसको याद करने की जरूरत हो सकती है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद करना होगा। 1886 ईस्वी में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एवं 1888 में इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई गाइज। अंत में ये अपने विचारों का प्रचार प्रसार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में करते थे। नेक्स्ट देखेंगे गाइज, यहाँ पर हम देवबंद आंदोलन के प्रवर्तक मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं शहीद अहमद गंगोही थे। इन्होंने देवबंद में सहारनपुर एक स्कूल खोला जिसका उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए धार्मिक नेता प्रशिक्षित किया जाना। देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति पूर्णतः वर्जित थी गाइज। उसके बाद में आप देखेंगे गाइज, यहाँ पर इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे। नंबर 1, मुसलमानों में कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना। नंबर 2, ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध जिहाद, जिसको धर्मयुद्ध की भावना को जीवित करना या जीवित करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। देवबंद आंदोलन ने अंग्रेजों की स्थापना का स्वागत किया, जबकि अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस एवं हिंदुओं का विरोध था। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे। इन्होंने पंजाब में कादियान नामक स्थान से 1889 में यह आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने अपने ग्रंथ बहरीन ए अहमदिया में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया। 1891 में मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को मसीह उल मऊद अर्थात मसीहा घोषित किया। 1904 में उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार घोषित किया। गाइज, यहाँ पर आप देखिएगा, इन चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि किसने अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार घोषित किया था, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले व्यक्ति थे। तो गाइज, यहाँ पर आप बता सकते हैं जिनका नाम, ठीक है, गुलाम अहमद, जिन्होंने अपने आप को मसीह उल मऊद अर्थात मसीहा भी घोषित कर दिया था। तो इनका बेसिकली आपको नाम याद रखना है, गुलाम अहमद, 1891 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद गाइज, यहाँ पर हम देखेंगे शंकर राव जाधव ने 1910 के बाद की एक सेकेंड गाइज, इसका थोड़ा यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य इसको पढ़ लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्य गाइज यहाँ पर देखते हैं हम।
स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने 1910 के बाद की थी। बहुजन समाज ब्राह्मण विरोधी एवं कांग्रेस विरोधी था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में की थी। इसमें इन्होंने पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने सत्यशोधक समाज के माध्यम से गैर ब्राह्मण आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। 1843 के एक्ट 5 में भारत में गुलामी अर्थात दास प्रथा को और गैर कानूनी बना दिया था। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना पत्र नहीं है, यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का था। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। उन्होंने 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना लाहौर में की थी। ये प्रारंभ में ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। भारत में समाचार पत्रों का इतिहास। गाइस, यहाँ से भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं समाचार पत्रों से कि प्रथम समाचार पत्र कौन सा था जो कि लॉन्च हुआ था उस समय पर, ठीक है, उसके संस्थापक पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को भी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा गाइस। अगर गाइस आपकी कोई भी क्वारी है या किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है गाइस, ये इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम को और भी बेटर बना सकती है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। ये क्वेश्चन गाइस आपके एग्जाम में बना है, इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा कि सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग का जो उपयोग है वह किस विदेशियों के आने के बाद में स्टार्ट हुआ है ना, किस विदेशी लोगों के आने से यहाँ पर जो है इस चीज़ों का विकास हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि पुर्तगाली थे। 1557 ईस्वी में गोवा के कुछ पादरी लोगों ने भारत की पहली पुस्तक छापी। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्टस हिकी को मिला। उसने 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया, किंतु कंपनी सरकार की आलोचना के कारण उसका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1818 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारी जेम्स सिल्क बर्किंघम ने कलकत्ता जनरल का संपादन किया। बर्किंघम ही वह पहला प्रकाशक था जिसने प्रेस को जनता के प्रतिबिंब के स्वरूप में प्रस्तुत किया। प्रेस का आधुनिक रूप उसी की देन है। नेक्स्ट है पहला भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र 1816 ईस्वी में कलकत्ता में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट नाम से निकाला गया। गाइस, इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा क्योंकि आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पहला भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र किस सन में प्रकाशित हुआ था और किसके द्वारा हुआ था। गाइस, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो कि आप बता सकते हैं 1816 में और गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल में। ब्रिटिश भारत के प्रमुख समाचार पत्र। गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाशन वर्ष है, पत्रिका है, संस्थापक है और स्थान है और भाषा है। गाइस, यहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये एक दृष्टि में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रकाशन करने वाले व्यक्ति किस भाषा में, ठीक है, और उनके संस्थापक कौन थे। गाइस, 1780 ईस्वी में बंगाल गजट, इनके जो संस्थापक थे जे.के. हिक्की थे। स्थान कलकत्ता और ये अंग्रेजी भाषा में ये छपता था। 1818 ईस्वी में दिग्दर्शन, इनके जो संस्थापक रहे मार्समैन और स्थान कलकत्ता रहा। ये भाषा अंग्रेजी में बंगाली भाषा में छपता था। 1821 में संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय द्वारा इस पत्रिका का विमोचन हुआ। स्थान कलकत्ता में और ये बंगाली भाषा में ही छपता था। 1822 ईस्वी में मिरातुल अखबार राजा राममोहन राय द्वारा कलकत्ता में छपा और ये फारसी भाषा में छपता था। 1853 ईस्वी में हिंदू पेट्रियाट गिरीश चंद्र घोष हरिश्चंद्र मुखर्जी, यह कलकत्ता में छपता था और यह अंग्रेजी भाषा में छपता था। 1859 ईस्वी में सोम प्रकाश पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित हुई, जो कि ये कलकत्ता में ही हुई गाइस और ये बंगाली भाषा में प्रस्तुत हुई। 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर मनमोहन घोष के द्वारा ये प्रकाशित हुई। स्थान गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कलकत्ता रहा और ये अंग्रेजी भाषा में छपती थी गाइस। उसके बाद आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि अंग्रेजी प्रेस के द्वारा रिलीज हुई। स्थान बम्बई रहा और ये अंग्रेजी भाषा में ही छपती थी। 1868 ईस्वी में गाइस यहाँ पर देख सकते हैं अमृत बाजार पत्रिका, ये मोतीलाल घोष के द्वारा प्रकाशित हुई, ठीक है, और ये कलकत्ता स्थान था गाइस और ये बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई गाइस। उसके बाद आप देखेंगे गाइस यहाँ पर सन 1878 में हिंदू एक पत्रिका छपती थी जो कि
वी राघवाचारी द्वारा प्रकाशित हुई और गाइस यह पत्रिका मद्रास में छपती थी अंग्रेजी भाषा में। फिर गाइस यहाँ पर 1879 में बंगाली पत्रिका जो S.N. बनर्जी द्वारा प्रकाशित हुई और ये गाइस इसका भी स्थान कलकत्ता में ही रहा। इसकी जो भाषा रही है आप अंग्रेजी यहाँ पर देख सकते हैं गाइस। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 1881 ईस्वी में केसरी नामक पत्रिका जो कि केलकर के द्वारा प्रकाशित हुई गाइस, इसका जो स्थान है बम्बई रहा और ये मराठी भाषा में छपती थी। गाइस इन पत्रिकाओं के सन, इनकी संस्थापक और इनकी भाषा, गाइस ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं गाइस। 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन, गाइस ये महात्मा गांधी द्वारा पत्रिका थी जो कि दक्षिण अफ्रीका में छपती थी और ये अंग्रेजी भाषा में छपती थी। गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है अच्छे से मार्क कर सकते हैं क्योंकि गांधी जी से रिलेटिव जो पत्रिका हैं वे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 1905 में इंडियन सोशियोलॉजिस्टिक श्यामजी कृष्ण वर्मा जो कि इनके संस्थापक थे, ये लंदन में प्रकाशित हुई गाइस और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। 1906 में युगांतर पत्रिका जो कि बरिंद्र घोष भूपेंद्र पंत जो कि संपादक थे, इसका जो स्थान रहा गाइस कलकत्ता आप देख सकते हैं और ये बंगाली भाषा में ही छपती थी गाइस। उसके बाद 1910 ईस्वी में प्रताप नामक पत्रिका जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर इनका स्थान रहा और ये हिंदी में छपती थी गाइस। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे गाइस 1913 में गदर नाम की पत्रिका जो कि लाला हरदयाल के द्वारा प्रकाशित हुई और स्थान सैन फ्रांसिस्को रहा है और ये अंग्रेजी एवं अन्य भाषा में भी छपती थी। गाइस यहाँ पर 1914 में दो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई जो कि कॉमनवील और न्यू इंडिका, दोनों ही ये एनी बेसेंट के द्वारा और दोनों ही बम्बई और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। उसके बाद आप देखेंगे गाइस 1919 में इंडिपेंडेंट नामक पत्रिका जो कि मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा प्रकाशित हुई, इसका स्थान जो रहा गाइस इलाहाबाद रहा और ये अंग्रेजी भाषा में छपी थी। नेक्स्ट आप देखेंगे 1919 ईस्वी में नवजीवन के नाम से गाइस ये तीनों जो पत्रिका है, नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन, गाइस ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गाइस कई बार आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। गाइस इनका जो दो का स्थान है नवजीवन और यंग इंडिया का, वह अहमदाबाद रहा और हरिजन का स्थान पुणे में रहा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, नवजीवन गाइस गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई, यंग इंडिया अंग्रेजी में और हरिजन भाषा हिंदी में प्रकाशित हुई। गाइस यहाँ पर आप देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, अंग्रेजी गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना के यरवदा सेंट्रल जेल में प्रकाशित किया गया था गाइस। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। यह दैनिक पत्र था। इसके अतिरिक्त ये अंग्रेजी में दी प्यूपिल नामक साप्ताहिक पत्र भी निकालते थे। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। यह पत्र अंग्रेजी, हिंदी एवं गुरुमुखी भाषा में भी प्रकाशित होता था। इसका उद्देश्य भारतीय सेना में विशेषकर सिखों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बगावत की भावना पैदा करना था। लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। इसने समाचार पत्रों के पत्रीक्षण अधिनियम 1799 पारित कर समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया था। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। उसके बाद गवर्नर एवं गवर्नर जनरल, या जिनको वायसराय गाइस इनको बोला जाता था बाद में, अब देखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 के मध्य प्रथम कार्यकाल रहा। 1765 से 67 तक द्वितीय कार्यकाल गाइस रहा। आप देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना गाइस। 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की। मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार 1765 में कंपनी को दे दिया था। 1765 में बंगाल में द्वेष शासन प्रारंभ हुआ। 1766 में इसने घोषणा की कि दोहरा भत्ता उन सेना अधिकारियों को दिया जाएगा जो बंगाल एवं बिहार सीमा के क्षेत्र के बाहर सेवा दे रहे हैं। वॉरेन हॉस्टिंग 1772 से 85 के मध्य, वॉरेन हॉस्टिंग ने 1772 में क्लाइव के द्वैध शासन को समाप्त किया और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित की।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा इसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। साथ ही इलाहाबाद तथा कड़ा जिले को मुगल बादशाह से लेकर 50 लाख रुपए में अवध के नवाब शुजाउद्दौला को बेच दिया। ये सब अवध के नवाब के साथ 1773 की बनारस की संधि के बाद हुआ। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में कलकत्ता के सभी लोग आते थे। कलकत्ता के बाहर के विवादों का निपटारा यह अदालत तभी करती थी जब इसके लिए दोनों पक्ष सहमत थे। कलकत्ता में एक सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध तथा साल बाई की संधि 1782 ईस्वी इसी के शासनकाल में संपन्न हुई। 1781 में हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए एक मदरसे की स्थापना की। इसके ही समय में 1782 में जोनाथन डक्कन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसी के समय 1784 में दी एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जॉन्स ने की। गाइज फिर देखते हैं यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस या कॉर्नवालिस, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे गाइज 1786 में या 1786 से 93 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित थी। कॉर्नवालिस संहिता को प्रस्तुत कर कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टरों से न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियों को वापस ले लिया। अब उनके पास राजस्व संबंधी अधिकार ही शेष रह गया था। कॉर्नवालिस ने जिला दीवानी न्यायालयों के लिए एक नए पद जिला न्यायाधीश का सृजन किया, जो सभी दीवानी मामलों को देखता था। इसने भारतीय न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया और यूरोपीय अदालतों की स्थापना की। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है गाइज। ये क्वेश्चन गाइज आपके एग्जाम में कई बार बना भी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि भारत में जो न्यायिक व्यवस्था का जिनको जनक माना जाता है वह कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसने उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति बंद कर दी थी। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी के शासनकाल में हुई। 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्ती प्रणाली बंगाल तथा बिहार में लागू की, जिससे अब जमींदारों को भू राजस्व का 10/11 भाग कंपनी को तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। सर जॉन शोर 1793 से 98 तक। सर जॉन शोर के समय में ब्रिटिश संसद ने 1793 का चार्टर एक्ट पास किया। ये तटस्थ नीति का पोषक था गाइस। यह अपनी हस्तक्षेप नीति के लिए प्रसिद्ध था। इसने केवल अवध के मामले में ही हस्तक्षेप किया। लॉर्ड वेलेजली 1798 और 1805 ईस्वी तक जो है इनका समय रहा है। लॉर्ड वेलेजली अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुआ। इसकी नीतियों का लक्ष्य भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना करना था। इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्य में कंपनी एक सहायक सेना रखती थी एवं संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को नियुक्त किया जाता था। हालांकि वेलेजली से पूर्व भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले फ्रांसीसी ने किया था। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य हैदराबाद के निजाम थे। वेलेजली के समय जो था आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया और 1799 में टीपू सुल्तान को हराने के पश्चात इसने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। 1799 में इसने मेहदी अली नामक दूत को फारस के शाह के दरबार में भेजा। लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वेलेजली बंगाल के टाइगर नाम से प्रसिद्ध था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 ईस्वी यह इसका दूसरा कार्यकाल था, परंतु 3 माह बाद गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई। यहीं इसकी कब्र बनी हुई है। सर जॉर्ज बोर्लो 1805 ईस्वी इसने हस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया। इसी के समय में होलकर के साथ संधि राजपुरा घाट की संधि 1805 ईस्वी में हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 के मध्य जो कि इनका समय रहा है। 1809 में मिंटो ने चार्ल्स मेटकॉफ को महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा। यहाँ अमृतसर की संधि हुई। इसके समय में चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ। इसी ने बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोह को समाप्त किया। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक इनका समय रहा। इसने हस्तक्षेप नीति का अंत करके भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16, गोरखा युद्ध लड़ा गया। इसके समय में पिंडरियों का दमन हुआ। जॉन मैकलोन में पिंडरियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की
या कुत्तों के नाम से भी उपमा दी गई, शिकारी कुत्तों के नाम की उपमा दी गई, ठीक है। इसके समय में पेशवा की संधि 1817 में सिंधिया के साथ संधि तथा 1818 में होलकर के साथ मंदसौर की संधि हुई। इसके शासनकाल में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में का प्रारंभ गवर्नर थॉमस मुनरो के साथ प्रारंभ हुआ। लॉर्ड हमहर्स्ट 1823 से 28 के मध्य लॉर्ड हमहर्स्ट के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 लड़ा गया, जिसमें 12वीं सेनाएं पराजित हुई। 1826 में दोनों के मध्य यांडबू की संधि हुई। इससे कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों का विस्तार हुआ। इसके समय में 1824 में बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ, जिसका कारण था भारतीय सैनिकों द्वारा बर्मा जाकर युद्ध करने से इनकार, क्योंकि समुद्र पार जाना इसके धर्म के विरुद्ध था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि इनका समय 1828 से 35 तक रहा। विलियम कैवेंडिश बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कॉर्नवालिस द्वारा भारतीय प्रांतीय न्यायालयों द्वारा दौरा न्यायालयों को इसने समाप्त कर दिया और इनके स्थान पर संभागीय आयुक्त नियुक्त किए गए। गाइस, अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब गाइस हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट देने के लिए। गाइस नेक्स्ट है, इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतें स्थापित की गई। बेंटिक ने तत्काल भारत में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सती प्रथा की समाप्ति इसका प्रशंसनीय कार्य था। बेंटिक ने सती प्रथा की समाप्ति हेतु बनाए गए कानून की धारा 17 को दिसंबर 1829 में लागू कर विधवाओं के जलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके समय में ठगी प्रथा देश के विरुद्ध क्षेत्रों में फैली थी। इसकी समाप्ति के लिए बेंटिक ने कर्नल सलीवन तथा स्थानीय रियासतों की मदद से 1830 तक ठगी प्रथा का अंत कर दिया। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बेंटिक को बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1835 में मेकाले के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया और शिक्षा का माध्यम उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी निश्चित हुई। सर चार्ल्स मैटकॉफ 1835 से 36 के मध्य इसे समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना गया। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 के मध्य इनका जो शासनकाल रहा, इसके काल की प्रमुख घटना थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 और जो कि 42 में लड़ा गया। ऑकलैंड ने भारत के विभिन्न स्कूलों में अनेक छात्रवृत्तियां प्रदान की। इसने सभी प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम उच्च क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा रखी। 1839 में इसमें मांडवी राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। 1839 में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्राउंड ट्रक रोड का निर्माण शुरू करवाया। गाइस, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बना है, इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। लॉर्ड एलनबरो, जो कि 1842 से 44 के मध्य, इसके काल में 1842 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। इसके समय की महत्वपूर्ण उपलब्धि संधि का अंग्रेजी राज्य में विलय, जो कि 1843 में हुआ था। लॉर्ड हॉर्डिंग, जो कि 1844 से 48 के मध्य इनका समय रहा। भारत में इसका कार्यकाल मुख्यतः प्रथम आंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 के लिए स्मरणीय है, जिसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और लाहौर पर अधिकार कर लिया। हॉर्डिंग द्वारा खोंड जनजाति द्वारा नरबलि देने की कुप्रथा का दमन किया गया, जो एक महान उपलब्धि थी। इसने सती प्रथा के प्रचलन पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से 56 के मध्य इनका समय रहा, इनके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तथा 1849 में पंजाब का ब्रिटिश राज्य में विलय डलहौजी की प्रथम सफलता थी। इस युद्ध के समय डलहौजी ने कहा था कि सिखों ने युद्ध मांगा है, यह युद्ध प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। इसके समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों ने बर्मी को पराजित कर लाहौर, बर्मा और पेंगू पर अधिकार कर लिया। डलहौजी के शासनकाल को उसके व्यक्तिगत सिद्धांत अर्थात राज्य हड़प नीति के कारण अधिक याद किया जाता है। इसने तत्कालीन भारतीय राजवाड़ों को 3 भागों में बांटा। नंबर 1, वे राजवाड़े जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे, ने ही किसी को कर देते थे, वे बिना अंग्रेजी हस्तक्षेप के गोद ले सकते थे। नंबर 2, वे राजवाड़े जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के नियंत्रण में थे, परंतु डलहौजी के समय में अंग्रेजी के अधीन थे, उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेना आवश्यक था। नंबर 3, वे भारतीय रियासतें जो अंग्रेजियों की बदौलत ही जीवित थी, इनको गोद लेने का अधिकार नहीं था। इस सिद्धांत द्वारा सर्वप्रथम 1848 में सतारा का विलय किया गया, 1849 में जयपुर एवं संभलपुर, 1850 में बगात, 1852 में उदयपुर, 1853 में
एवं झांसी 1854 में नागपुर का विलय किया गया। 1853 में इसने हैदराबाद के निजाम पर धनराशि बकाया होने का आरोप लगाकर उसे बरार छीन लिया। 1856 में अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया तथा यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। गाइस यहाँ पर डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्य आप यहाँ पर देख सकते हैं एक दृष्टि में, जो कि हमने अभी आपको पढ़ाए हैं वो सभी यहाँ पर आप एक दृष्टि में देख सकते हैं गाइस। गाइस उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर था गाइस। जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। 1857 का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ। भारत का पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 तथा बाद में बंबई में तथा मद्रास में स्थापित हुआ। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तावित भारतीय दंड संहिता 1858 में आवश्यक परिवर्तनों के साथ 1861 में लागू कर दिया गया। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के समय में आया, जिसमें गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य की संख्या 4 से बढ़कर 5 कर दी गई। इसी के समय 1858 में भारतीय दंड संहिता तथा 1859 में सिविल दंड प्रक्रिया संहिता पारित हुआ। कैनिंग ने सैनिक तथा असैनिक व्यय में कमी कर दी गई और नोट यानी कि रुपए का प्रचलन किया। किसके समय में? कैनिंग के समय में गाइस, ये पूछ लिया जाता है। सामाजिक सुधार के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय में ही पास हुआ। सार्वजनिक सुधारों के तहत रेल लाइन, सड़कों तथा नहरों का निर्माण करवाया गया। न्यायिक सुधार के अंतर्गत कैनिंग ने 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पारित किया, जिसके अंतर्गत बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास के एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसने भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी बनाया। गाइस ये पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था कैनिंग वाला। गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी गाइस तो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइस कल की वीडियो में हम आपको सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड लिडिंग और लॉर्ड मेयो और इससे आगे जो भी यहाँ पर गवर्नर रहे हैं, जनरल रहे हैं, उन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कराने की कोशिश करेंगे। गाइस हमारा मकसद आपको छोटी छोटी वीडियो प्रोवाइड कराकर आप लोगों के तथ्यों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद गाइस।